हमारा तालीमी निसाब सन 47 की तारीख साज फतह और सन 65 की अजीम कामयाबी का जिक्र तो खूब करता है, मगर सन 71 और फिर सन 98 में दोहराई गई गलतियों की इक्कासी नहीं करता। यही वजह है कि पड़ोसी ममालिक पर अदम इत्मीनान हमारी तरबियत का एक अहम जुज़ है। एक मौका ऐसा था जब हम फ़ख्र से अपने मुसलमान अफ़गानी भाइयों का खैर मकदम किया करते थे, फिर क्यों आज वही अफगानिस्तान हमारी खुद मुख्तारी का सबसे बड़ा दुश्मन है? आखिर क्या वजह है कि हम अपने पड़ोसी ममालिक से देर पा अच्छे ताल्लुकात नहीं बरकरार रख पाते? शायद अब वक्त आ गया है कि हमारी क़यादत को अपने रवैयों और अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करना होगा, वरना कहीं हमारे पक्के दोस्त भी हमारा साथ ना छोड़ दें। द रीजनल एनिमोसिटी गैप, ये है हमारा आज का सब्जेक्ट। वैसे तो हमारे अगर हम देखते हैं हदीस पाक की तरफ तो कहते हैं मुसाफा करने से, हाथ मिलाने से दिल का कीना साफ होता है। लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया और इस रीजन की तारीख की तरफ देखा जाए तो बहुत सारे मुसाफे हुए, बहुत सारे इशाइये दिए गए, लेकिन ये जो आपस की दूरियां हैं वो किसी तरह कम नहीं हो पा रही। इसकी क्या वजह है कि एक तेज़ आंधी आती है, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो या कारगिल का वाक़या हो, तो बहुत सालों की, महीनों की जो मेहनत होती है उसमें पानी फिर जाता है। लेकिन हाँ, कोई कुदरती आफत आती है, चाहे वो गुजरात में आने वाला अर्थक्वेक हो या पाकिस्तान में आने वाला फ्लड, तो एक अच्छे पड़ोसी की तरह हम अपने हुकूक भी अदा करते हैं और अपने नेबर्स का ख्याल भी रखते हैं। देर पा सस्टेनेबल रिलेशंस क्यों नहीं बिल्ड हो पा रहे, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। इसके बारे में हमारे लोगों का, हमारे यूथ का क्या पर्सपेक्टिव है, ये हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं 35879937 पे। इसके अलावा कमेंट्स ऑन फीडबैक ऑन फेसबुक शुड कंटिन्यू कमिंग इन। साथ ही साथ आज के एक्सपर्ट पैनल से मैं आपको मिलाऊं। हम हमेशा ऐसे लोगों को दावत देते हैं जिनका बाकायदा हमारे चुने हुए सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक होता है, वो उससे रिलेट कर पाते हैं। एक्सपर्ट्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, उनकी एकेडमिक या अदर फील्ड्स में अचीवमेंट्स होती हैं। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं समवन हु हैज बीन वेरी इफेक्टिवली रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तानी यूथ। ही वाज आल्सो द प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल सब्ज़वारी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। बहुत मुश्किल था आपके लिए भी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड फैमिली कमिटमेंट्स भी थी और मुख्तलिफ और कमिटमेंट्स भी होती हैं, लेकिन आपने जो यहाँ वक्त निकाला है यूथ के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, इट्स डेफिनेटली इंस्पिरेशनल। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी हस्ती हु आई पर्सनली लुक एट एज अ मेंटोर। I've learned a lot from her and I'm sure that is actually true for a number, actually thousands and thousands of students out there. कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के डिपार्टमेंट को बहुत अरसे इफेक्टिवली लीड किया। आज शी इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SPDC। बहुत ही मुस्तनिद किस्म की रिपोर्ट्स, रिसर्चेस इनके हवाले से सामने आती हैं। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है, बहुत सारे रीजनल फोरम्स पे, इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तानी स्कॉलर्स को, एनालिस्ट को, पॉलिसी मेकर्स को, डिप्लोमैट्स को ये एडवाइस भी कर चुकी हैं और साथ में उनके पार्टिसिपेट भी करती हैं। बहुत अरसे की सर्द महरी के बाद जो पाकिस्तान और इंडिया का कॉम्पोजिट डायलॉग दोबारा शुरू हुआ है, जिसमें तमाम एंगल्स शामिल हैं, सिक्योरिटी भी, साथ ही साथ हमारे इकोनॉमिक टाइज, पॉलिटिकल टाइज, पानी का मसला, एजुकेशन का मसला, उन सब के हवाले से जो नया राउंड दोबारा शुरू हुआ है, उस डेलीगेशन में भी पाकिस्तान का हिस्सा थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिदा ख्वास। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट्स डेफिनेटली इनकरेजिंग। और जो हम अक्सर कहते हैं ना कि जी स्वीपिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आती हैं, लेकिन वी नीड द एकेडेमिया, आवर स्कॉलर्स, आवर डॉक्टर्स टू एक्चुअली एक्सप्लेन टू अस कि असल में डायनामिक्स क्या हैं, ताकि हम सोशल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से बच सकें। तो आज भी हमारी कोशिश होगी, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करना चाहूँगी। सबसे कॉमन सवाल जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी इस्टेब्लिश किया, देर पा अच्छे रिलेशंस क्यों नहीं हम मेंटेन कर पाते अपने नेबर्स से? देखिए, नेबर्स में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान को जो मुश्किलात पेश आई हैं वो अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ, और ख़ित्ते में अगर आप साउथ एशिया में आगे बढ़ेंगे तो उसको फिर आपको दूसरे तनाज़ुर में देखना पड़ेगा। मगर जब आप कहती हैं कि अच्छे और देरपा ताल्लुकात क्यों नहीं, तो उसमें सिर्फ अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान आते हैं। एक तो सही बात यह है कि हिंदुस्तान के साथ कुछ चीज़ें हमने इनहेरिट की थी जो आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि कोई पॉलिटिकल सल्यूशन उन चीज़ों का नहीं मिला। तो एक तरीक़ा ये है कि उसे ट्रेडिशनल इश्यूज़ को, जो बहुत ट्रेडिशनली
पिछले 64 साल से बार बार दोहराए चले जा रहे हैं और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे आ रहे हैं। दूसरा तरीक़ा ये है उसे समझने के लिए कि आज की दुनिया में 21वीं सदी के अंदर मुल्कों के लिए और कौम के लिए कौन सी यानी माशरों के लिए वो कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जो अहमियत रखती हैं, और अगर वो फुलफिल ना होती हों दूसरी तरफ से तो वो एक थ्रेट परसेप्शंस को। तो आजकल पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात पिछले 10 साल से वो इमर्जिंग थ्रेट परसेप्शंस, जो न्यू सेट ऑफ थ्रेट परसेप्शंस है, उसकी बुनियाद पे यानी अफगानिस्तान थोड़ा सा ये भी कह दूं, क्योंकि खित्ते के अंदर अगर 10 साल आपके बाहर की यानी एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हो, इंटरनेशनल कोएलिशन फोर्सेस वहाँ पे हैं, तो जाहिर है उनका भी एक और डायनामिक ऐड हो जाता है कि उन्होंने खित्ते को किस नौयत से वो अपनी पॉलिसी को इनहेरिट करके साथ में लेके आते हैं और उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। लेकिन साथ ही साथ यूथ इसको किस तरह से देखती है, जो भी यहाँ पे बात हुई कि प्रायोरिटीज़ इवॉल्विंग हैं, हमेशा शिफ्ट होती रहती हैं, लेकिन क्या ये सही होगा कि जिस तरह हमने मसला कश्मीर एक बहुत मेजर था जिसको इंडिया परसीव करता है कि जी हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें पाकिस्तान क्यों दखल अंदाजी करता है, इसी तरह सिखों की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट इंडिया में शुरू हो गई थी उसके लिए भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि हम फंडिंग करते हैं। हमारी तरफ ये बार बार कहा जाता है कि बलूचिस्तान में जो आग लगाई गई है वो इंडिया की तरफ से उसकी फंडिंग है। दोनों ही पार्टीज इसके बारे में क्या सबूत आगे एक दूसरे को पेश करती हैं, ये हमेशा अखबारों की और मीडिया की जीनत बनती हैं, इसकी हेडलाइंस। लेकिन बहरहाल यूथ इसको किस तरह देख रही है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, ये प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप कॉल कीजिए 35879937 पे। फैसल, आपसे बात करना चाहूँगी यहाँ पे। पाकिस्तान की फॉर्मेशन की कहानी हम जब भी कहते हैं तो हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, जानों का नजराना पेश किया, लेकिन फिर अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की तरफ देखें, वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में, दूसरी जंग अजीम के बाद पहली कंट्री जो डिसइंटीग्रेट हुई वो पाकिस्तान थी, सुकूत ढाका के बाद। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारी जो तारीख की किताबें हैं वो खामोश है। एक छोटा सा पैराग्राफ होता है जिसमें हम कभी कहते हैं इंडिया ने कॉन्स्पिरेसी की, कोई तीसरा हाथ था, क्या था, आप इसको कैसे देखते हैं? आप कहती हैं किताबें खामोश हैं। मैंने जिस ज़माने में मैट्रिक किया है, हमारी सोशल स्टडीज़ की बुक में तो बंगाल का जिक्र तक नहीं था करारदाद पाकिस्तान के हवाले से, कि ये उसमें ये लिखा गया था कि एक करारदाद तो पेश हुई जो कि शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने पेश की, लेकिन वो कहते थे कि सिंध, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान और कश्मीर पे मुश्तमिल पाकिस्तान होगा। ये बड़ी मुजरिमाना काम है। देखें, मेरे नज़दीक कम अज़ कम, मैं एक तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से नाक़िस राय में मैं समझता हूँ कि बड़ा टोटल फेलियर है ये बांग्लादेश का क़याम। हम क़याम पाकिस्तान की जस्टिफिकेशन बनाते हैं दो कौमी नज़रिए को जी। मैं उस बहस में नहीं जा रहा कि कितनी अट्रॉसिटीज़ थी और हिंदुस्तान की जो उस वक्त की क़यादत थी उसकी क्या मेंटालिटी थी। अंग्रेज़ दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब कॉलोनियलिज़म का ख़ात्मा होना था और अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के साथ ही अमेरिका के हुक्मरानों ने क्या डिमांड्स थी, और सब जगह आज़ादी की जो भी तहरीकें चल रही थी, नहीं भी चल रही थी, तो आप देखते हैं कि कॉलोनियलिज़म का ख़ात्मा होता है। लेकिन पाकिस्तान का क़याम अमल में आता है। पाकिस्तान के क़याम के अमल में आते ही वो कायद आज़म के और फाउंडिंग फादर्स के वो सारे के सारे ख्वाब चकनाचूर होते हैं। हाँ जी। कि जो अगर तो दिखाए गए थे लोगों को, जो उनसे वादे किए गए थे, उसकी ताबीर यहाँ नज़र नहीं आती। और अगेन बांग्लादेश का क़याम उस दो कौमी नज़रिए की एग्जिस्टेंस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकर आता है। आप देखिए करारदाद पाकिस्तान के कैसा मुल्क चाहते थे, आप कायदे आज़म की तकारीर उठाकर देखिए कौन सा निज़ाम वो यहाँ पर लाना चाहते थे। पाकिस्तान को एक थियोक्रेसी बनाने वाले लोग, कोशिश करने वाले लोग। अगर इसको मैं कहूँ कि आपकी सारी बातें वैलिड हैं, लेकिन अगेन फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश को आपने जहाँ कहा कि पाकिस्तान के और दो कौमी नज़रिए का ये फेलियर है और हमारी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट का ज़्यादा लीडरशिप उस वक्त बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट की बगल बच्चा बनी। चले फिर आप बताइए कि एस्टैब्लिशमेंट और लीडरशिप का फ़र्क ये यूथ कैसे देखती है, ये भी मैं पूछूंगी, लेकिन जिम्मेदार कौन था और ये क्यों वजूद में बांग्लादेश आया, हमसे क्यों अलग हुआ ईस्ट पाकिस्तान? देखिए, अगेन के इसलिए अमल में क़याम हुआ बांग्लादेश का कि वहाँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ज़्यादतियाँ की जाती रहीं। अक्सरियत कभी अपने आप को अक़लियत से अलहदा नहीं करती। ये शायद
मैं तालिब इल्म हूँ, डॉक्टर साहब वुड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद ये अनोखा ही वाकया है कि जब अक्सरियत ने अपने आप को अक़लियत से, वरना जहाँ भी आप देखें कि अलहदगी की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही होती हैं, वहाँ एक छोटी सी अक़लियत होती है, बड़ी अक़लियत होती है, और वो अपने आप को अलहदा, यहाँ अक्सरियत ने अपने आप को कहा कि हम अलहदा करेंगे। अच्छा। उनके हुकूक नहीं माने गए, और उसके साथ साथ अगर कोई ये कहता है कि आलमी साजिशें भी थी, हाँ। तो जहाँ फर्टाइल ग्राउंड होता है और आपके दुश्मन टिट फॉर टैट की बुनियाद के ऊपर ऐसा करते रहते हैं, exactly, आपने वो फेल्ड स्टेट थ्योरी पे तो शुरू में उनका काफी स्टेटमेंट्स बड़ी खुल के आती थी, नेहरू की स्टेटमेंट्स भी आप देखिए, पटेल की, इवन मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे कहा था। फिर उसके बाद आई गो टू द यूथ पैनल। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जिस तरह से टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया सब कुछ, मगर जो फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान और अभी का जो बांग्लादेश है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान का जो नेशन स्टेट है उसका फेलियर हुआ। देखिए, जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद पाकिस्तानियत आप किस तरह से एक चीज को आगे लेके बढ़ते, वो पाकिस्तान के अंदर कभी शुरू हुई ही नहीं। डॉक्टर साहब, ऑन दैट नोट आई विल हैव टू पॉज यू, आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट अगेन, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे प्रोग्राम के आज के शो के पहले कॉलर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? बोल रहा हूँ मैं जी। मैं ये अर्ज करूँगा, रीजनल एनिमोसिटी जो है ना, इट हैज बीन ऑलवेज अ वन वे अफेयर एज मच एज इट इज इंडिया। आप ये देखिए कि पाकिस्तान बनने के बाद पहले दिन से उन्होंने रिकनसाइल ही नहीं किया था, और नेहरू ने तो डेट लाइन भी दे दी थी कि इतना सरवाइव करेंगे। उसके बाद देखिए कि अयूब खान ने दुनिया की हिस्ट्री में इतनी डिस्ग्रेसफुल चीज कौम के साथ नहीं हुई कि उसने 3 दरिया भेज दिए इंडिया को, क्योंकि इंडिया वांटेड इट और अमेरिका ने उसे सारा कुछ मैन्यूवर किया। और यहाँ पर उसके बाद देखें, इस पाकिस्तान टूटा, इंडिया ने तोड़वाया। 65 की वार हुई, क्यों ये सब वारें हो रही थी कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस नहीं, हमारी तरफ से तो। अच्छा, लेकिन इमरान साहब, इफ आई मे पॉज यू है, ये आपका बिल्कुल आपके ख्यालात है, इसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ने एक टाइम लाइन दे दी, डेट लाइन दे दी कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अ फेल्ड स्टेट, लाइक वाइज जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ तो यहाँ से भी बड़ी स्टेटमेंट गई थी कि जी बड़ी गलती की है, 6 महीने में इनको समझ आ जाएगा सब कुछ और खत्म हो जाएंगे। आज इकोनॉमिकली बांग्लादेश इज डूइंग वे बेटर देन पाकिस्तान, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो उसमें देखे ना, ये एक्सटेंशन है यूब खान की, याया खान आ गया, इनकॉम्पिटेंट करप्ट लीडरशिप, दैट्स अ बेसिक क्रक्स एंड कोर ऑफ पाकिस्तान प्रॉब्लम, कि यू हैव ऑलवेज हैड द फर्स्ट करप्ट, और जिसे कहना चाहिए नॉन नेशनल एंटी नेशनल, जो नेशनलिस्टिक लीडर ही नहीं थे आपके। आज तक यही आलम है, सबको अपनी अपनी पड़ी है कुर्सियों की, दौलत की। ये वजह थी कि बांग्लादेश बना, क्योंकि जो पावर की एक तो कंसंट्रेशन थी और वेल्थ की कंसंट्रेशन। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब फॉर दैट कॉल एंड फॉर दोस पैशनेट वर्ड्स। बिल्कुल लीडरशिप का, एस्टैब्लिशमेंट का, जो लोग मुल्क की भागदौड़ संभाले हुए हैं उनका मुल्क के साथ, वहाँ के लोगों के साथ मुखलिस होना बहुत ज़रूरी है। बट विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट मी गो टू द यंग पीपल हु आर द पावर ऑफ आवर शो एंड द पावर ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इन तमाम इशूज़ को, इस सब्जेक्ट को किस तरह देखते हैं। जी, हमारे साथ आज मौजूद हैं उस्मान, हिरा, मोहिब, फातिमा और सहरिश। सबसे पहले अगर हिरा आपसे बात करूं, यहाँ पे बात हो रही थी प्रायोरिटीज़ की, यानी किसी भी मुल्क को करीब लाने के लिए हमारी प्रायोरिटी क्या है। आज हम ये बात बार बार कहते हैं कि टेररिज्म पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान को ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म कहा जाता है, इंडिया सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही लगाता है। आपके ख्याल में किस तरह ये दोनों कंट्रीज़ करीब आ सकती हैं? देखिए, जिस तरह आपने कहा कि कॉन्सुलेट जो है, इंडियन कॉन्सुलेट, वो दिन में 30 एप्लीकेशंस मंजूर करती है, तो आज हमारा फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। द वेब एंड डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैव मेड वेरी इजी फॉर अस टू कम्युनिकेट टू देम। तो इसलिए ये कहना है कि हमारा कम्युनिकेशन गैप आज तक बरकरार है, तो अगर हम चाह रहे हैं तो इसीलिए बरकरार है, वरना और कोई इसमें वजह नहीं है। अच्छा, आपके ख्याल में जो ये बार बार बात की जाती है कि इंडिया कभी हमारी अच्छाई नहीं चाह सकता, हमेशा पीठ में छुरा घोंपेगा, इस तरह के हम स्टेटमेंट सुनते हैं, आप लोग भी सुनते हुए बड़े हुए हैं, कितना यकीन करते हैं इन बातों पे? क्या आपको लगता है कि इंडिया वाकई दिन रात बैठ के बस ये सोचता है कि पाकिस्तान को कैसे ख़त्म कर दिया जाए? आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जिस तरह इंडिया ये सोचता है कि भाई इसी तरह शायद इजराइल हमारे लिए ही कॉन्स्पिरेसीज अपनी सारी बना रहे हैं, दिन में और कोई काम नहीं है सिवाय पाकिस्तान और मुसलमानों के बारे में सोचने के। बात ये, हमें ये मानना पड़ेगा कि गलती हमारे अंदर ही है। इफ़ यू से दे आर एनिमीज, हमारे दुश्मन है, तो वो आपके खिलाफ प्लॉट करेंगे। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि वो आपके फ़ायदे के लिए काम करेंगे? अच्छा, लेकिन आप मानती हैं कि वो आपके दुश्मन है?
हमारे दुश्मन कोई भी नहीं है। अभी आपने कहा कि वो दुश्मन है तो वो तो करेंगे। इफ यू से कि वो हमारे दुश्मन है तो वो हमारे खिलाफ ही प्लॉट करेंगे। आपका सोचना, आपका भला सोचना उनका काम नहीं है, आपका अपना भला सोचना आपका काम है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अस्यूम करनी एग्जैक्टली। और ये जो बात हो रही थी कि हमने कि बंगालीज जो हमसे अलग हुए और ये वो बात हुई, आज वही पाकिस्तानियत वाली बात, आज ही पाकिस्तानियत हम में कहीं नहीं है। आई एम स्टिल अ पठान, ही स्टिल अ उर्दू स्पीकिंग, दे आर स्टिल पंजाबीज। आज तक हम में से कोई पाकिस्तान नहीं है। हमने जो लेकिन वो जो चीज़ जो एक नेशन को साथ जोड़ती है, अगर उस्मान मैं आपसे पूछूं What is it that binds people together? यानी इंडिया की आज हम कैंपेन्स देखें, वहाँ पे हमसे ज़्यादा सूबे हैं, 120 ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद इनक्रेडिबल इंडिया या शाइनिंग इंडिया का जो एक फ़लसफ़ा उन्होंने फ्लोट किया है, उसमें ज़्यादा नहीं तो कुछ लोग तो उस पर बिलीव करते हैं और बड़ा दिलो जान से बिलीव करते हैं। एक नेशनलिज्म है, हम उस तरह क्यों नहीं वीव कर पाए अपनी कौम को, एक साथ पिरो क्यों नहीं पाए? अच्छा, आज फॉर योर क्वेश्चन कि दो इंसानों को या दो कौमों को क्या चीज़ बाइंड करती है, दैट इज़ लव। एंड आई थिंक कि देयर इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, हम पाकिस्तानियों को प्यार करने में बड़ा मसला होता है और हम लोगों से, अपने कौम के बाहर लोगों से जो है वो नफ़रत पाल लेते हैं, अपने घर के अंदर लोगों से नफ़रत पाल लेते हैं। एंड वी कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ रीजंस टू डू सो। अच्छा, अगर आपकी अम्मी ने आपको आज सुबह डांट दिया या मेरी अम्मी ने मुझे आज सुबह डांट दिया, वी कैन बी नाराज़ विद फॉर 10 डेज। इसी तरीके से अगर जैसे हिरा ने कहा कि इंडिया इज़ प्लॉटिंग अगेंस्ट समथिंग अगेंस्ट अस, तो व्हाट कैन वी डू अगेंस्ट इट? हम भी बुरे बन जाएं या फिर हम वी कैन प्रमोट लव और वी कैन वही वाली बात टिट फॉर टैट वाली बात कर सकते हैं। अपनी बुनियादें आप पहले मजबूत करें ना, वहाँ पे आप कुछ भी कहें, इंडिया में मेरिटोक्रेसी पे उनका एक बिलीफ है, उनको लगता है कि जी कोई भी शख्स अगर आगे बढ़ेगा मेरिट पे बढ़ेगा। हम तो यही सोचते रहते हैं, जैसे अभी हमारे पहले कॉलर ने भी यही बात कही कि जी हमारी लीडरशिप करप्ट है, तो आपका तो पहले ही ट्रस्ट डेफिसिट वहीं से शुरू हो जाता है। सैरिश, आप क्या कहोगी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सिचुएशन थी कि रिसोर्सेज की कमी थी, इस्टेब्लिशमेंट की ज़्यादतियाँ थी, आज जब आप टेलीविज़न स्क्रीन की तरफ देखते हो तो बहुत सारे हमारे शहरों में, कस्बों में इसी तरह आग लगी हुई है, वही बातें की जा रही हैं। तो जो फॉल ऑफ ढाका वाला 1971 वाली सिचुएशन थी, जो टेंशन्स थी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आज उन्हीं टेंशन से गुजर रहा है? मेरे ख़्याल से अभी जो भी सिचुएशन है, टारगेट किलिंग और मतलब जो भी प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में चल रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न तो फ़िलहाल यही है कि हम लोग एक नहीं हैं। और जब भी यही हमारे लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स इतनी हो चुकी हैं कि ज़बानों पे लड़ा जाता है, मतलब जो सिचुएशन जब की थी अगर आज से कंपेयर किया जाए तो आई थिंक इट्स वर्स नाउ, टोटली वर्स। मतलब हर जगह आप, मतलब खुद हम अपने मुल्क में एक नहीं है। आपको जो टॉपिक है आज के एशिया के अंदर, जो भी मुल्क की जो भी सिचुएशन चल रही है, हमारे रिलेशनशिप्स दूसरे मुल्कों के साथ, हम खुद एक होके नहीं रह रहे। यहाँ पर अगर एक पंजाबी है तो वो उर्दू स्पीकिंग के बारे में बहुत कुछ गलत सोचता है। आज जो उर्दू स्पीकिंग है वो पंजाबियों के बारे में, मतलब ये फ़र्क, ये तफरीक कहाँ से आई है, इसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। आप हमें कॉल कीजिए 35879937 पे। ये बताइए कि इस खित्ते में अमन को एक तो आप डिस्क्राइब कैसे करते हैं? अमन की आशा, जैसे हम कैंपेन चलाते हैं, इसी प्रोग्राम में बैठ के वन ऑफ द कस्टोडियंस ऑफ दैट कैंपेन ने कहा कि जी जिस तरह एक एड कैंपेन होती है, ये भी अमन की आशा एक कैंपेन है। तो इस कैंपेन में कितनी हमारी लॉयल्टी है, कितने हम मुखलिस हैं इसके साथ, ये हमने जानना है, या ये सिर्फ गाना तमाशा खेल कूद है? बहरहाल, कमिंग बैक टू माय पैनल, आपसे पूछना चाहूँगी यहाँ पे जो उन्होंने बात की कि शफल होती हैं प्रायोरिटीज़, इफ़ आई रिकॉल करेक्टली फैसल, और पाकिस्तान की हिस्ट्री की तरफ, यानी बिफोर द फॉर्मेशन की टाइम की बात की जाए, क़यादे आज़म के जो 14 नकात, जो बेचारे ये यूथ हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है एक नोट पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर में इसका ज़रूर आना है, उसमें एक नुक्ता था कि सिंध को बॉम्बे रेजिडेंसी से अलग किया जाए। रीज़न बीइंग कि जी सिंध एक बड़ा प्रोविंस है, सब्सटेंसिव है, उस वक्त इलेक्टोरल पावर की भी बात की जा रही थी, एंड द ग्रेटेस्ट लीडर एंड द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान थॉट सो। हम जब वजूद में आया पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था। फिर उसके बाद जब वी लॉस्ट ईस्ट पाकिस्तान, तो 4 हमारे सूबे उभर के सामने आए। आज जब आप कह रहे हैं कि इतनी तफरीक है, लेकिन जब नए सूबों की बात की जाती है, इसी डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की जाती है, तो रेजिस्टेंस कहाँ से आती है और क्यों? अगेन क्योंकि बदकिस्मती के साथ, क्योंकि हम एकेडमिक पे बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमें ये भी मानना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि जो मौजूदा पाकिस्तान है उसमें इन ख्यालात की फाउंडिंग फादर्स के कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस थी नहीं। अच्छा। पाकिस्तान मूवमेंट की एक्सेप्टेंस
हमें नज़र आती है मेरे ख्याल में आप मिड 40s में अगर आप देखिए या अर्ली 40s में यहाँ पर आपको नज़र आना शुरू होती है। और सिंध असेंबली ही एक रेजोल्यूशन लेती है और वो भी कोई साल भर के करीब पहले। तो वो एक्सेप्टेंस नहीं थी उन आइडियाज़ की, पहले तो इस बात को हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगेन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शोर आप सुनते रहेंगे, सूबाई खुद मुख्तारी का आता रहा और अभी 18th अमेंडमेंट भी आई है। वो खैर कोई, मैं ये मान लेता हूँ बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट के ठीक है जनाब, पहला कदम है सूबाई खुद मुख्तारी की जानिब, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है सूबाई खुद मुख्तारी से। I will have to pause you over here। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या राय है हमारे आज के सब्जेक्ट के बारे में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? ईदू गबोल बात कर रहा हूँ कराची के दाफ्तान से। जी देखें, जो ईरान ने बात की और जो आपके साथ जितने भी मेहमान बैठे हुए सबने बात की, ठीक है, हम अभी ना एक नहीं है। जिस तरह हम एक हो जाएंगे तो ये टारगेट किलिंग, ये मतलब जो भी इस सिचुएशन पे पाकिस्तान गुजर रही है तो वो ठीक हो जाएगा। आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि ठीक है हम एक नहीं है, हमें फूट पड़ी हुई है, हम ज़बान की बुनियाद पे बहुत सारी बुनियादों पे एक दूसरे में तफरीक करते हैं, लेकिन क्या इसका फ़ायदा दूसरे मुल्क उठा रहे हैं और हम दूसरों को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? यहाँ ये बात भी की जा रही है। देखें, जब मतलब कोई भी अगर बंदा एक नहीं है तो वो जाहिर बात है अगर दूसरे भी हमारी तरफ आप उठा सकेंगे, हम उर्दू स्पीकिंग बोलने वाले हो या पंजाबी बोलने वाले हो या पश्तो या बलोची XYZ में जितने भी पाकिस्तान पे जबानें हैं, हम सारे एक हो जाएंगे सारे। दूसरी बात मतलब जितने भी सियासी पार्टियां हैं ना, उनको भी एक साथ होना चाहिए। और जो सियासी पार्टियां जो आपस में बातें वगैरह करते हैं तो उनको अवाम को दिल पे नहीं, मतलब कोई भी दिल पे नहीं लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और यहाँ पे जो बात की जा रही है, दो जाविये हमारे सामने आ रहे हैं। हमारा फोकस ये है कि हम यहाँ पे बात करें कि रीजनल और हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं मुख्तलिफ ममालिक से, स्पेशली हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ पे, उनकी बुनियाद क्या है। लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि जब भी हम ये बात करते हैं आपस में इंटरलिंक भी है, हमारे कॉलर्स ने, हमारे साथ बैठे हुए यूथ पैनल ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि बहुत सारी हमारे अंदर जो खुद कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, उसकी वजह से हम कभी हम कुएं के मेंढक बने हुए हैं, हम उसके बियॉन्ड देख ही नहीं पा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कॉल करके बताइए 35879937 पे। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक।